जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं अभी, और हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनकी ज्योग्राफी हम देख रहे थे, और उनमें हमने सिंध, पंजाब, केपी के और गिलगित का रीजन। और मैंने कल लास्ट लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट हम करेंगे कश्मीर की ज्योग्राफी, और उसके बाद हम आएंगे बलूचिस्तान पे। तो कश्मीर की तरफ आज चलते हैं, लेकिन देखते हैं कि जोग्राफी ऑफ कश्मीर, लेकिन एक बुरी आदत होने की वजह से ये कि मैं डायरेक्ट ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी हो सके मुझसे वो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को कन्वे करूं। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखेंगे, और जब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को देखेंगे तो ये कश्मीर का इशू आएगा। अगर आज तक आपने कश्मीर का इशू नहीं समझा हुआ तो इंशाल्लाह आज आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है बेसिकली, कैसे कश्मीर का इशू चलता आ रहा है। तो शुरू करते हैं। बहुत फ्रूटफुल होगा इंशाल्लाह आज का लेक्चर। ये तो बाद में आप कमेंट कर कीजिएगा। तो कश्मीर की ज्योग्राफी पे जाने से पहले हम कुछ कश्मीर की हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कि हमारे ये जो लेक्चर्स होंगे दो पार्ट्स में होंगे। आज हम कश्मीर की जो हिस्ट्री है पीछे से पाकिस्तान के उनके साथ टसल्स वगैरह ये चीजें आज हम देखेंगे, और कल हम ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर को देखेंगे। तो अगर आप देखें तो ये जो सारा रीजन है, कश्मीर किसी एक टेरिटरी, एक रीजन का नाम नहीं है। उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, ये जो अक्साई चिन वाला ये एरिया है, ये भी कश्मीर का कश्मीर का है। ये गिलगित बल्तिस्तान, ये भी कश्मीर का है। और ये जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया हुआ था, ये रीजन भी कश्मीर का। और ये जो हमारा आजाद, जब आजाद कश्मीर है एजेके, ये भी जो है वो कश्मीर है। तो इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले ये सारा जो रीजन था, ये किसकी माइक ऑन है? बाबा की रानी। ओके, थैंक यू। तो ये सारा रीजन क्या क्या था पहले? इंडिपेंडेंस से पहले ये सारा कश्मीर था। ये जिसमें अभी गिलगित है हमारा, वो भी कश्मीर का हिस्सा था। आजाद कश्मीर वो भी कश्मीर का था। लद्दाख, सारी चीजें जो है ना कश्मीर की थी। अगर आप हम इस मैप में देखें तो ये चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये यहाँ पे जम्मू है, और ये वैली ऑफ कश्मीर है ऊपर वाली, ये जो पीर पंजल रेंज वगैरह है माउंटेन की। और ये लद्दाख रेंज है, लद्दाख का एरिया ये जो है वो सारा लद्दाख का होता है। और ये हमारी गिलगित स्कर्दू, और ये मुजफ्फराबाद जो कि ये आज़ाद कश्मीर है हमारा ये। ठीक है, ये अक्साई चिन, अक्साई चिन जो रीजन है ये अभी किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में। और ये यहाँ वाला जो ऊपर वाला एरिया है, ये भी पाकिस्तान ने जो ना पाकिस्तान का था, लेकिन ये इन्होंने इसको दिया हुआ है चाइना को। यानी कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये बेसिकली एक वास्ट एरिया है जिस पे क्लेम्स जो कि, या फिर जिसको आजकल उन पे रूल कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, तीन कंट्रीज कर रहे हैं। इंडिया भी कर रही है, पाकिस्तान भी कर रहा है, और चाइना भी। ये वाले सारे अंदर वाले ये इंडिया इस पे है। इंडियन हेल्ड कश्मीर जिसको हम आजकल कहते हैं, ये हमारा गिलगित, ये आज़ाद कश्मीर, ये अक्साई चिन वो चाइना वालों की। तो पहले तो हमें ये पता हो गया कि ये चीज़ें, कि कश्मीर एक वास्ट टेरिटरी थी इंडिपेंडेंस से पहले। अब हम आते हैं उसकी हिस्ट्री पे। ये हमारी आज आज की जो है ना वो डिस्कशन रहेगी। कश्मीर को, अगर हम कश्मीर को देखें तो कश्मीर को कहा जाता है पैराडाइज ऑन द अर्थ। अगर कभी सवाल आ जाता है कि विच रीजन इज कॉल्ड पैराडाइज ऑन द अर्थ, तो वो होगा कश्मीर।
क्यों? क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल सीनरीज हैं, बहुत खूबसूरत। ये जो पहलगाम में अटैक हुआ था, आप पहलगाम के जो एरियाज हैं वो घूमे तो सुकून आ जाएगा, मजा आ जाएगा। नारायण कागान ये वैलीज आप देखें तो आंखों को जो है ना वो ठंडक जो है ना फील होगी। इसीलिए कहा जाता है कश्मीर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ। तो बेसिकली क्या था कि ये जो कश्मीर वाला जो हमने मैप में देखा, इसको एनेक्स किया था। यानी कि जब 19th सेंचुरी शुरू हुई थी, आप में कोई बताए कि 19th सेंचुरी शुरू होगी तो पहले वाले कौन से ईयर होंगे? 1901, 1902, 1903 ये होंगे ना? नो सर, 1800 सब प्लस हाँ होंगे जी, ना सर। हाँ जी, वही 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 1800 से प्लस वाले। ठीक है। तो उनमें जो अर्ली 19th सेंचुरी थी, यानी कि शुरू वाले जो पहला या दूसरा डिकेड, इसके इर्द गिर्द जो है ना, सिखों ने इसको एनेक्स किया था। सिखों ने यहाँ पे हमला किया था। और जो सिख था, क्या नाम था उसका सिख का? तो गुलाब सिंह नाम था। ठीक है। तो पहले तो ये यानी कि ऐसा समझें कि गुलाब सिंह से भी पहले यहाँ पे सिख एम्पायर बन गया था। सिख एम्पायर, ठीक है, सिखों का एम्पायर बन गया था। तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश ने कराची को कब फतेह किया था, एनेक्स किया था कराची को? ये छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे जहन में आ रही है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कराची को कब एनेक्स किया था ब्रिटिश ने? पता है आप लोगों को? किसी को पता है तो बताए। कराची को, मैं सर सिंध को नहीं कह अठारह रहा। सौ 1849 1848 आई थिंक। 1847। ओए होए होए महक, 1839 को दे एनेक्स्ड इंडिया, दे एनेक्स्ड कराची। देन आफ्टर दे मूव्ड फॉरवर्ड, and by the end of 1843 they annexed whole of the Sindh। 1843 में सिंध उन्होंने एनेक्स किया, और फिर ये आगे चले पंजाब की तरफ। और 1849 में 1849 में ये पंजाब को इन्होंने इनकी जंगें हुई और पंजाब को इन्होंने फतह कर लिया। ठीक है, एनेक्स कर लिया। अब 1849 यानी इस जो है ना इन्हीं ईयर्स में इनका सामना सिखों से भी हुआ। मैंने कहा कि कश्मीर के रीजन में किसका रूल था? सिख एम्पायर था। तो बहुत सारे सिखों की जो इस एम्पायर में छोटी छोटी और रियासतें थी, उनको वो एनेक्स करते गए। अब ये जब कश्मीर वाला रीजन आया, तो वहाँ का जो रूरल था, महाराजा, उनको कहा जाता था महाराजा। सिख के जो बादशाह हुआ करता था वहाँ, उसको कहा जाता था महाराजा। महाराजा था गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने इनसे ना बातें की, सरेंडर किया कि आप हमसे लड़े ना बातों के जरिए, और इनका साथ भी दिया था ब्रिटिश का ना। तो उसके बदले में ब्रिटिश वालों ने इन पे हाथ हल्का रखा और कहा कि चले हमें पैसे दे दें, हम पैसों के एवज ये जो रीजन है कश्मीर वाला आपको दे देते हैं, वरना आपसे भी हम छीन लेंगे। तो गुलाब सिंह ने कहा कि ये तो अच्छी ऑफर है। तो ये सेल हुआ था, यानी कि एमसीक्यू आता है ना, वेन कश्मीर वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह बाय ब्रिटिश, कब हुआ था? किसी को पता है? ये तो एमसीक्यूज में कॉमन है, कॉमन चीजें हैं। 1846 में, 1846 में ब्रिटिश वालों ने गुलाब सिंह को ये ऐसे समझे बेचा, सोल्ड किया। और उसने परचेज किया, क्या रकम हुई? 7.5, यानी कि 75 लेक्स, 7.5 मिलियन। वहां का जो करेंसी थी, नानक शाही थी वो, नानक शाही, ये रकम हुई। और उन्होंने पे किया, इतनी पे रकम की, और उन्होंने उसको गुलाब सिंह को ही वहां पे रहने दिया। ठीक है। अब इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई कि वो
ब्रिटिश वालों ने उनको दे दिया था 1846 में। लेकिन जब वक्त गुजरता गया और 20th सेंचुरी आई, तो 1936 में ये हमारा हो गया, ये पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, ब्रिटिश वॉर्स विद सिख, सोल्ड टू गुलाब सिंह, ये तो लिखा हुआ है ना, मैंने पहले पूछा। उसके बाद अब क्या हुआ कि 1936 में यहाँ पे जो है ना, कुछ रशियन की जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई, और रशिया का आहिस्ता आहिस्ता से इन्फ्लुएंस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से कुछ ना कुछ नजर आया। तो रशिया जो है वो रिवाइवल रहा है ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उनको सिखों से ही ना लीज पे ले लिया। लीज पे, लीज पे कैसे होता है कि आपको कुछ सालों के लिए उसको दे देते हैं उसका कंट्रोल, और वो कुछ साल गुजरने के बाद वो लीज आपको, वो टेरिटरी आपको वापस होती है। तो 1936 में ब्रिटिश वालों ने इन सिखों से लीज पे लिया। अब ये लीज खत्म हुई 1 अगस्त को। ये 1 अगस्त, 1 अगस्त 1947 को, यानी आजादी होने जा रही है, तो यहाँ पे ये लीज इन्होंने खत्म की। 1936 से लेकर 1947 तक ये कश्मीर अंडर ब्रिटिश रूल रहा। ठीक है। अब फिर 3 जून प्लान आया, कि 3 जून प्लान में ये था, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि हम किस तरफ जाना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं। तो टोटल प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त कितनी थी, बताए आप में से कोई? ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। सिक्स 654। 565। अच्छा, 565 में से कितनी स्टेट्स ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया? फिर 9 या 7। अरे कुछ तो स्क्रीन स्क्रीन पे देखें, कुछ तो देखे ना, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा। 13। 13, ओनली 13 स्टेट्स ज्वाइंड पाकिस्तान, वेयर एज 5 5 5 2 ज्वाइन इंडिया। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल जो ना वो हुए थे। चले थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं इन स्टेट्स की तरफ ना, जिन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान को। तो सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया? बहावलपुर। ये लिखा हुआ है, तो इसलिए बहावलपुर ही है। अच्छा, कब किया था बहावलपुर ने? 3 अक्टूबर। 1947। थर्ड 3 अक्टूबर 47 को, 1947 को। अब ये जो 3 4 मैंने लिखी है ना, इनका अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि पाकिस्तान के साथ कब मिली, पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया। तो 3 अक्टूबर 1947 को बहावलपुर ने ज्वाइन किया, और सेम डेट पे खैरपुर ने ज्वाइन किया, 3 अक्टूबर को ही। लेकिन जो पहले आई, जिसने पहले अनाउंस, ये अनाउंसमेंट पहले कर चुकी थी, लेकिन ये अब जो ऑफिशियल होती है वो ये कार्रवाई हुई 3 अक्टूबर 1947 को ही खैरपुर ने भी ज्वाइन किया। और सवाल आता है कि चित्राल ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया, दीर ने कब किया, सवात ने किसने? तो इनको अयूब खान ने एक ही दिन पे ना, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली जो अयूब ने इनको मिलाया वो 28 जुलाई, 28 जुलाई, कौन सा साल? 1969। 1969। ठीक है। 28 जुलाई 1969 को ये ऑफिशियली पाकिस्तान को ज्वाइन किया। ये अक्सर सवात का आता है कि सवात ने कब ज्वाइन किया। चित्राल और दीर का मैंने नहीं देखा, लेकिन चित्राल का भी आ सकता है, वही सवात का तो आता है। जी। मतलब जैसे 1969 पे किए हैं। 1969 में तो वो अच्छी हुआ है ना, 25 मार्च से याहिया अच्छी हुआ है ना। जी। 69 होगा वैसे। नहीं, 59 नहीं, फिर चलो। वो यया खान।
नहीं, ये पहले याहिया थी, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन ऑफिशियली इनको इसी डेट पे उसमें मिलाया गया। तो फिर याहिया क्यों जैसा? यह मे बी पॉसिबल है। एक मिनट, साल तो ट्वेंटी यही फाइव है। मैं एक मिनट, ट्वेंटी यहीं पे वो कंफर्म कर देता हूँ आपको। सवात ज्वाइंट पाकिस्तान ऑन, सवात ज्वाइंट पाकिस्तान ऑन, यही है, 1969 है। और गवर्नेंस थी जी सर यार। हम्म, ज्वाइंट 69, अयूब खान ही लिखते हैं ना। अरे नहीं आ रहा, मैंने ये पढ़ा। चले इसको देख लेते हैं कभी। ऐसा एमसीक्यू नहीं आया कि अंडर अयूब खान regime Swat was merged into the province of West Pakistan, तो यही है ना। अब सही है सही है। ईयर्स बाद में देख लीजिएगा, ये वही आ गया कि अयूब खान ही है। तो ठीक है, अच्छा जी। अब तो ये तीनों आपको तो याद होगी कि सेम डेट पे हुई थी। अच्छा, कलात ने कब किया ज्वाइन? कलात का भी आता है ना सवाल। मार्च 27, मार्च 27, 1948 को कलात ने ज्वाइन किया, खान ऑफ कलात। अब एक इशू थोड़ा हुआ, इशू विथ जूनागढ़ और स्टेट ऑफ मनावाडोर। ये आपने दोनों का नाम सुना होगा ना, गुजरात में है, गुजरात में है जूनागढ़। गुजरात जो रियासत है अभी इंडिया में, अ, उसमें है जूनागढ़। और ये गुजरात, जूनागढ़ में काठियावाड़, और यहीं के थे, गुजरात के ही तो थे ना कायदे आजम। कायदे आजम सबसे पहली जो स्टेट थी जिसने ऐलान किया था, कब? 15 अगस्त को ही। पाकिस्तान तो रात को जाके बना ना, 15 और 14 की सुबह के दिन ही जूनागढ़ ने, उसका जो नवाब था, उन्होंने अनाउंस किया कि हम प्रिंसली स्टेट का अगर ये सवाल आता है, तो हम पाकिस्तान के साथ ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है। अब इसने पाकिस्तान को ऑफिशियली, पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, बन गया था। लेकिन क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, सिंध, पंजाब, केपी के ये सारे रीजन्स एक साथ है, और यहाँ पे बलूच, ये रह गया वो बांग्लादेश। तो ये जो सारी टेरिटरी थी दूसरी, वो इंडिया की थी, और इंडिया में इस तरफ ये आ गई ना, गुजरात, और गुजरात का यानी कि वो जो रीजन है, या फिर वो जूनागढ़। तो ये चीज उनको हजम नहीं हुई, इनको किसको, जो वहां के थे वो हिंदूज, जवाहरलाल नेहरू, कि ये कहाँ रहा पाकिस्तान, ये हमारी टेरिटरीज के अंदर है। तो लिहाजा हम जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये इनके साथ एनेक्स करे, इनको ज्वाइन करे। और कायदे आजम ने लेटर भी लिखे थे लॉर्ड माउंटबेटन को, लेकिन उन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन भी फेवर जो थी वो इंडिया को ही फेवर दी थी। ठीक है, कि इंडियन टेरिटरी में है तो लिहाजा इसकी तरफ होना चाहिए, इस तरह की बातें। और तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी मुसलमानों की नहीं थी, ये याद रखिएगा। कश्मीर का इशू, कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसमें 80%, 80% मुसलमान थे, लेकिन जो हुक्मरान था वो सिख था। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हिंदूज है, नॉन मुस्लिम है मेजॉरिटी में, लेकिन जो हुकूमत करने वाला है वो मुसलमान है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये बना, तो तब था नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान खिलजी। नवाब
मोहम्मद लव खान मोहब्बत खान खिलजी। तो इसने मीटिंग की जो हिंदूज थे उनकी, यानी कि उसकी शहनशाहियत में, उसकी बादशाहियत में जो अंडर जो सिटीजन थे, उनके साथ मीटिंग की कि हम आप लोग किसके तरफ रहना चाहते हैं, या एक ना वो कलेक्टिवली उनके उनसे व्यूज लिया था। उन्होंने, जो हिंदूज वगैरह थे, उन्होंने अपना हक इसको सरेंडर किया था कि हम आपके साथ ही रहते आए हैं सालों से, आप ही हमारे बादशाह हैं, जिस तरफ आप जाना चाहें हम एग्री हैं। तो इस मीटिंग के बाद इन्होंने जो है ना वो ये किया था, साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कोई कंट्री जो है ना उसकी इल्हाक हो जाना किसी और टेरिटरी में, वो ऑफिशियली लिख के साइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसने साइन किया, कब साइन किया? 15 सितंबर। 15 सितंबर अनाउंस जब पाकिस्तान बन रहा था तब किया। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन किया 15 सितंबर 1947 को। अब देखें, अक्टूबर वगैरह नहीं आया, क्योंकि हम तो कहते हैं ना बहावलपुर ने तो ज्वाइन किया था अक्टूबर में। यानी पहली जो स्टेट थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उस वक्त वो थी जूनागढ़ थी। अच्छा जी, पाकिस्तान। और ऐसा ही मसला था मनावाडोर का। मनावाडोर भी इसके साथ साथ ही ना गुजरात में ही थी। उसका जो वहाँ का जो वो था, किंग था या प्रिंस था या बादशाह था, वो था नवाब मुइयुद्दीन खिलजी। नवाब मुइयुद्दीन खिलजी। ये भी खिलजी, वो भी खिलजी, और वहां भी वो सारी चीजें। तो इसने भी जो ना अनाउंस किया, एक सेशन अनाउंस की, कब? 23 सितंबर को। 23 सितंबर 1947 को। फिर जो है ना ये सार इन्होंने भी किया, मनावाडोर ने भी किया। तो और अच्छा जी, उस वक्त जब ये एनेक्सेशन हो रही थी, उस वक्त जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, ये नवाब मोहम्मद खान के नीचे एक प्राइम मिनिस्टर होता था। यानी प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त कहते थे दीवान। दीवान। तो उस वक्त वहाँ का दीवान ये था सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो साहब जो है ना वो उस वक्त के थे वो। यानी शाहनवाज, कभी अगर एमसीक्यू आ जाए कि जूनागढ़ का लास्ट दीवान कौन था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो जवाब होगा शाहनवाज भुट्टो। ठीक है। तो शाहनवाज भुट्टो साहब ने लेटर भी लिखा था लियाकत अली खान को कि ये जबरदस्ती हमसे कर रहे हैं, आप अपनी फौजी भाई भेजें। तो इस तरह से ये मसला जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और पाकिस्तान की टेरिटरी से भी वो बहुत दूर था, तो इतना पाकिस्तान का असर नहीं हो सका, और उन्होंने जबरदस्ती उसको एनेक्स कर दिया इंडिया ने। अब तक पाकिस्तान जो अपना मैप इशू करता है, आपने मैप में देखा होगा तो कोने में ये जूनागढ़ और मनावा डोर, इनको वो शामिल करता है पाकिस्तान। शुरू से शामिल करता आया है पाकिस्तान कि ये भी हमारे हिस्से हैं, क्योंकि वो जो ना जबरदस्ती बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ये स्टेट्स का मामला आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और एमसीक्यू आ जाता है कि ये जो 565 स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, इनमें एरिया वाइज बड़ी कौन सी थी, पॉपुलेशन वाइज बड़ी कौन सी थी? चले, आप में से कोई अगर बता दे तो उसको इनाम मिलेगा। कितना? 1000 रुपया। तो पॉपुलेशन वाइज भावलपुर ही है। पॉपुलेशन वाइज बहावलपुर। बाजी, आपने ना वो इनाम नहीं जीत पाए। ये आप रिवर्स करती तो, चलो। फिर कुछ हम सोच सकते थे। चले, मैं बताता हूँ इससे पहले कि कोई और 1000 ले जाए, मैं बताता हूँ। नहीं, अब नहीं, अब एक्सेप्टेड नहीं होगा। बिगेस्ट जो थी वो कश्मीर थी। ठीक है। बाय अच्छा। एरिया, बाय एरिया कश्मीर, बाय पॉपुलेशन हैदराबाद दक्कन।
हैदराबाद दक्कन, वो कभी हम आप सर एहतशाम के यहाँ पढ़ते थे ना, तो पाकिस्तान स्टडी में आपने बहुत बार सुना होगा यूपी। यूपी, तो सर ने कहा कि 5,000 मैं उसको इनाम दूंगा जो इसका फुल फॉर्म बताएगा। यूपी क्या है? यूपी का? उत्तर प्रदेश। हाँ डेफिनेटली, हमने भी यही कहा था ना। पूछा था, पूछो। लेकिन वो जब टॉपिक पढ़ा रहा था ना, टॉपिक, तो उस टॉपिक में जब ब्रिटिश ने प्रोविंसेस बनाई थी, तो उसने एक बनाया था यूनाइटेड प्रोविंसेस, टर्म यूज किया था यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो सर उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहे थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने उत्तर प्रदेश कहा। तो सर ने कहा कि मेरे इस टॉपिक से नहीं मिला तो आप नहीं जीत पाए। तो ये वहां से हमें याद आ गई बात। चलें, अच्छा जी, ये हो गया, स्टेट्स वाला भी हो गया, वो भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब आते हैं यहाँ पे हम, फेट ऑफ 565 स्टेट्स। हमने बता दिया कि उसकी चॉइस पे था, और चॉइस में कश्मीर में, चले अब आते हैं ना कश्मीर। कश्मीर में क्या था कि 80% मुसलमान थे अंडर महाराजा हरी सिंह। अब देखिए, जब ब्रिटिश बेच रहा है कश्मीर, तो तब था गुलाब सिंह। इंडिपेंडेंस के टाइम जो किंग था वहां का, महाराजा था, वो हरी सिंह था। हरी सिंह साहब को जो है ना, वो अब दिया गया कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और ये सिख जो है वो रूरल है। तो पहले तो इन्होंने, इसने दोनों मुल्कों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में ये था कि अभी मुझे टाइम दें। इस तरह के, अगर हम बातों को जो ना कम करके बताएं, तो टाइम दें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, टाइम दें, हम डिसाइड करेंगे। और ये टाइम के चक्कर में ना वो पड़ गया। उसके बाद इसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, साइन किया, ठीक है। किसके साथ? अ, इंडिया के साथ। कब किया ये? 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1947 को, कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। अब इसकी जो पॉपुलेशन थी वो चाह रही थी कि पाकिस्तान से मिलें, और इसने जो ना अपील की अ, इंडिया को कि मिलिट्री भेजें, फौजी भेजें और हमारी मदद करें। तो 26 अक्टूबर को इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और इंडिया ने अपनी अफवाज वहां पे भेज दी। तो नेक्स्ट डे पे, 27 पे, पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी डिप्लॉय की, और यूं 1947 में जंग लग गई। पहली जंग कश्मीर इशू पे 1947 से चली, 1948 तक जो ना शुरू हुई, और ये चली, ठीक है। अब इस जंग को खत्म करना था, तो ये कश्मीर के इशू को लेके गए, इंडिया वाले ही लेके गए। कहाँ लेके गए? यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। अब सवाल आता है कि यूनाइट यूनाइटेड नेशंस के तो वो 6 ऑर्गन्स हैं। इंडिया ने कश्मीर इशू को कौन से ऑर्गन में लेके गए थे? जनरल असेंबली भी ऑप्शन होता है, सिक्योरिटी काउंसिल भी होता है। तो आपने किस पे करना है? जनरल असेंबली पे करना है। अगर करेंगे तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और ये कब लेके गए थे? ये यूएन, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, ये लेके गए थे 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1948। 1948 को। वेरी गुड, ठीक है। और रेजोल्यूशन पास किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। अब रेजोल्यूशंस को हम बाद में देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के सॉल्यूशंस क्या थे, रेजोल्यूशंस क्या थे। तो इसके रिप्लाई में 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल, और सारे रेजोल्यूशन जो यूएनओ ने दिए हैं वो इंडिया के हक में नहीं थे। वो इंडिया के हक में नहीं थे, वो कश्मीरियों के हक में थे, कि कश्मीरी ही डिसाइड करे ना कि किसके साथ रहना है। 21 अप्रैल 1948, इसको यूनाइटेड नेशंस ने जो ना रेजोल्यूशन पास किया, पहला रेजोल्यूशन कश्मीर इशू पे, ठीक है। उसके बाद अब तो जंग तो चल रही है ना, इसके बीच में पाकिस्तान का पानी भी बंद हुआ,
इंडिया ने पानी बंद किया, किस डेट पे इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया था? जी बताएं। फर्स्ट, पहली, देश, 1948, महीना कौन सा था? माय सर। 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1948 को पानी बंद किया कश्मीर ने। कश्मीर से जो पानी आता है रिवर्स का फ्लो बंद किया ना इन्होंने, इंडिया वालों ने। अच्छा जी। तो उसके बाद है ठीक है, फिर सीज फायर लाइन, यूएनओ बीच में पड़ा कि सियाने हो जाएं, ना लड़ें तो बेहतर है, सीज फायर करें, बंद करें ये लड़ना वरना। तो 1 जनवरी 1949, 1949 को सीज फायर अनाउंस हुआ कि अब ना वो हमला करेंगे ना हम हमला करेंगे। ठीक है, कब? 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद यूएनओ की हेल्प से कराची में एग्रीमेंट हुआ, जिसे कराची एग्रीमेंट कहा जाता है, 27 जुलाई 1948 को, कि ये फिलहाल हम जो है ना बीच में से लाइन ड्रा करते हैं जो कि सीज फायर लाइन बनी। सीज फायर लाइन क्या है, ये चीजें हम मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अब मैं उसमें नहीं आता कि कहाँ से कैसे ड्रा किया गया था। तो दोनों कंट्री सीज फायर लाइन पे एग्री हुई और ये एस्टेब्लिश किया गया, CFL जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कौन से एग्रीमेंट में? कराची एग्रीमेंट में। कराची एग्रीमेंट कब हुआ था? 27 जुलाई 1949 को। किसने करवाया था? यूनाइटेड नेशंस ने करवाया था। अच्छा जी, किसने साइन किया था? ये याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वाले थे जिन्होंने साइन किया था, ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन द बिहाफ ऑफ अच्छा जी, पाकिस्तान के बिहाफ पे तो अंग्रेज ने किया था, उनका था वो श्री नागेश, SM श्री नागेश, श्री नागेश, श्री डोमिनियन नागेश। स्टेटस ही हो जाएगा। जी अच्छा, डोमिनियन स्टेटस ही हो जाएगा। जी, डोमिनियंस तो हुआ, डोमिनियन स्टेटस तो रहो आ पाकिस्तान जो। SM श्री नागेश कयो ऐं जेको पाकिस्तान ॾांहुं जन कयो उनजो नालो कैथरो, WJ कैथरो, अंग्रेज हो, WJ कैथरो। यानी कराची वारो एग्रीमेंट कंहिं असांजा सियासतदान न कयो साइन। ठीकु आहे, इहो यादि रखिजो, इन जे मिलिट्री जा माण्हू हुया जेके उन्हनि साइन कयो वञी करे कराची जो एग्रीमेंट। ठीकु आहे। अच्छा जी, और बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ। ये जो वार लगी हमारी बांग्लादेश के इशू पे, सेपरेशन ऑफ जो है हमारा ये ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया, फिर उसकी लड़ाई को खत्म करने के लिए एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट। अब देखें, कराची एग्रीमेंट भी जुलाई में होता है, शिमला एग्रीमेंट भी जुलाई में होता है। 27 पे कराची एग्रीमेंट, अब नीचे आप देखें इसमें, तो 2 जुलाई पे, 2 जुलाई पे शिमला एग्रीमेंट होता है। उसमें जो ना LOC, इसका नाम जो ना चेंज किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन की जगह LOC बन गया। MCQ आ जाता है कि कौन से एग्रीमेंट में ये LOC जो ना वो हुआ था। अच्छा, आप में से कोई बताए तो ये शिमला एग्रीमेंट जो था वो किसने साइन किया था, इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से? सर भुट्टो शाबाश। साहब हैं, इंदिरा गांधी। भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे उस वक्त? सर प्रेसिडेंट है। नहीं ना सर, प्राइम मिनिस्टर जानते हैं। वही सोचो, प्रेसिडेंट ही हो, सर प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर तो वञी करे पोइ प्रेसिडेंट। थियो आहे न। प्रेसिडेंट हो। हिकिड़ो मिंट मां पाणी पीआं। हाँ सर सही है। 72 हुए अगर अगर सर 72 हुए तो। आपने चाय पी थी? यस सर। हाँ, चाय पिए तो ना दिमाग जो ना वो ठिकाने पे आ जाता है, उस वक्त आपको सर ना शदीद ना जरूरत थी चाय। जी, सर ना ना सर ना ठिकाने तो ना है वो। अची वेंदो, अची वेंदो।
पर टाइम लॻंदो थोरो। ख़ैर आहे, एॾा मरहला ईंदा वेंदा आहिनि। बस जी सर। वेलकम कयो, ख़ुशी सां वेलकम कयो, जेको बि अचे जहिड़ो बि अचे। इनशाला वक़्तु ईंदो तव्हांजो बि, ईअं न आहे त वक़्तु न ईंदो। बहुत गर्मी है, टी नहीं पीते, अब क्या कहें हम। चाय जिंदगी है, जिंदगी ही चाय है। अच्छा, कहाँ पे थे हम, इस पे थे। अच्छा, शिमला एग्रीमेंट की दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है शिमला एग्रीमेंट में। एक तो एलओसी जो है ना, सीज फायर लाइन जो क्या बन गई, एलओसी। नंबर सेकंड बात, कि इसमें एक पॉइंट उन्होंने ये भी रखी इंडिया वालों ने, कि आगे हमारे जो भी मसाइल होंगे हम बायलेटरली सॉल्व करेंगे। बायलेटरली यानी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से कराची एग्रीमेंट हुआ, तो कराची एग्रीमेंट किसने करवाया था, यूएनओ ने करवाया, यूनाइटेड नेशंस। अच्छा जी, इंडस वाटर ट्रीटी किसने साइन करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाई थी, ठीक है। तो ये जो मेडिएटर्स होते हैं ना, बीच में जो पड़ जाते हैं और वो सुलह करवाते हैं उनके ब्याह पे, तो ये चीज आगे नहीं होगी। और हम जो है ना, दोनों मिलके प्यार और मोहब्बत के साथ टेबल पे बैठेंगे, चाय भी पियेंगे और अपने मसाइल को बायलिटरली सॉल्व करेंगे। तो ये मेन पॉइंट इसकी शिमला एग्रीमेंट की ये भी थी। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा बहुत आगे। अच्छा, फिर ये तो इशू तो हो गया, और उन्होंने फौजें जो है ना वो डाल दी उसमें, कुछ मुजाहिदीन ने हिम्मत की, और जो गिलगित वाले रीजन्स हैं वो पाकिस्तान के पास, यानी कि उस पर कंट्रोल कर लिया। और जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं वो उस पर भी कंट्रोल कर लिया। ये मुजाहिदीन की जो उस वक्त मुजाहिदीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम पीरियड में, तो यानी कि वो अपने हिस्से में ले ली, ठीक है। और बाकी वो उनके यहाँ रह गया, ठीक है। तो बाद में इस इशू को जो ना सॉल्व करने के लिए फेमस जो है ना सॉल्यूशंस भी पेश किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पे। अब ये तो कभी एमसीक्यूज में तो नहीं आएगा, लेकिन अब एक पता होना चाहिए आप लोगों को। हमारी भी आदत थोड़ी बहुत वो हो गई है कि थ्योरी पढ़ाने की ज्यादा। तो पहला जो प्लान बताया गया कि इसको कश्मीर को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, वो था डिक्सन प्लान। अब ये डिक्सन बंदा था, किसने अपॉइंट किया था, यूएनओ ने अपॉइंट किया था। अब मैंने आपको बताया ना कि वो क्या करते हैं कि रेजोल्यूशंस पास करते हैं, रेजोल्यूशंस के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उनमें यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बनाई थी कि आप इन्वेस्टिगेट करें मसले को और सोल्यूशन पेश करें। तो उनका जो हेड था वो मिस्टर डिक्सन था। तो उसने प्लान दिया, डिक्सन प्लान, जो कि दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी किया था। दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। इसका प्लान क्या था, इसने कहा कि जो ये जो जम्मू वाला रीजन, जम्मू एंड लद्दाख दोनों, जम्मू एंड लद्दाख ये देते हैं इंडिया को। ओके ठीक है, इंडिया को दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जो ना नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। और उसके बाद जो दूसरा रीजन बन जाता है गिलगित वाला, गिलगित वाला वो देते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि उसमें मुसलमान ही मुसलमान है, तो वो पाकिस्तान को। अब बात आती है कश्मीर वैली की। मैंने बताया था कश्मीर मैप में हमने देखा अभी, कश्मीर वैली में हम कराते हैं प्लेबिसाइट, यानी कि वहां पे रेफरेंडम होगा। लोगों से पूछेंगे कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, और इंडिया की तरफ रहना चाहते हैं तो दोनों कंट्रीज ने पहले एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। और ये जो रेफरेंडम होगा वो पहले पहले अच्छा किस तरह से रेफरेंडम के लिए ये था कि दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं इसमें कश्मीर वाले रीजन में वो रिमूव होगी, मिलिट्री विथड्रॉ करेगी, वो भी चले जाएंगे ये भी चले जाएंगे। यूएन आएगा, यूनाइटेड नेशन अपनी जो ना फोरम भेजेगा, पर्सनल भेजेगा, और यूएन की प्रेजेंस में, ताकि एक इम्पार्शल जो है ना वो वोटिंग हो, किसी की वहां पे इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी का फौजी ना हो, यूएनओ वालों वाले हों, और ये वोटिंग हो जाए, रेफरेंडम हो जाए। फिर
देखेंगे कि ये किस से रहना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया इसको, और इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया। अब ये जो है ना, अब ये जो डिक्सन प्लान आया है, तो 1950 से पहले आया है ये। तो उन्होंने कहा कि अभी हम बहुत जल्द कुछ जो है ना ईयर्स में ही वो करवाते हैं, रेफरेंडम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया वालों ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू साहब ने डिलेइंग टैक्टिक्स प्ले की। डिलेइंग, किसी चीज को ना डिले करना। तो इसने 1950 से लेकर 1957 तक बहुत बार जो ना ये घूमा, ये लद्दाख वाले रीजन, ये कश्मीर वाले, और फिर आके स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है, वो पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है। पहले आप पाकिस्तान को कहें कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद करें, फिर ये करवाएंगे। अब ये अटके हुए हैं अब तक उसी पे। जो कुछ हो रहा है, चाहे कोई और कर रहा है, ये पाकिस्तान करवा रहा है, इसलिए हम जो है ना नहीं करेंगे। पहले वहां पे रेफरेंडम या फिर वोटिंग नहीं होगी जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होती। अब कब, पता नहीं कब सिचुएशन सही होगी और आप कब सेटिस्फाई होंगे। तो ये डिक्सन प्लान इसी तरह से वो जो है ना, अ, उसके बाद तो जंगें हुई 1965 में, जंग कारगिल वार, तो ये मुतासिर रहा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चेनाब फार्मूला का, ये चेनाब फार्मूला का जो सोल्यूशन था, ये सरदार अ, अब्दुल कयूम खान साहब ने दिया था। इसने कहा था कि जो चेनाब रिवर है उसके ईस्टर्न पार्ट, ये अगर मैं कहूँ कि ये चेनाब रिवर है, ठीक है, ये चेनाब रिवर है, तो अच्छा जी, यहाँ से उस तरफ से मैं निकालता हूँ ना, ये चेनाब है फॉर एग्जांपल। तो ईस्टर्न यानी कि ये हो गया ईस्टर्न, ये हो गया वेस्टर्न। जो भी एरियाज हैं चेनाब के, वो ईस्टर्न वाले देते हैं पाकिस्तान को, और वेस्टर्न वाले देते हैं किसको, इंडिया को। अब ईस्टर्न वाले में कौन से जो ना एरियाज आ रहे थे, तो उनमें आ रहा था गिलगित, गिलगित और हाफ ऑफ कश्मीर वैली, हाफ हाफ ऑफ कश्मीर वैली, और उसके साथ आजाद कश्मीर। फ्यू फ्यू, हाँ, आजाद कश्मीर, आजाद जो गए उसके, लेकिन कुछ एरियाज, ज्यादा नहीं, कुछ एरियाज उसके भी आ रहे थे, और लद्दाख भी आ रहा था। ये अब आपको देखना पड़ेगा चेनाब कहाँ कहाँ से कैसे गुजर रहा है, और उसकी साइड। अब इंडिया वालों को क्या मिल रहा था, लद्दाख के कुछ हिस्से यहाँ पे गए, कुछ हाफ लद्दाख यहाँ भी गया इनके पास भी, और जम्मू वाला एरिया, और कुछ आजाद जम्मू एंड कश्मीर के। तो यानी सारी चीजों में आधा 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 बांटा गया था। लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि अब दोनों में ट्रस्ट नहीं था, ना उसको ना उसको। तो उसके बाद इंडोरा मॉडल पेश किया गया। अब इंडोरा क्या है, कोई बताएगा आपको, इंडोरा क्या है, इंडोरा? इंडोरा का कोई बताए? सर इंदौर एक शहर है इंडिया में। कंट्री है इंडोरा, सिटी नहीं, कंट्री है। क्या सिटी है? स्मॉल कंट्री है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, कंट्री है। अब देखिए ना, इंडोरा स्मॉल कंट्री है, किसके बीच में, फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और ये दोनों कहते हैं कि ये इंडोरा हमारा है, फ्रांस कहता है हमारा है, स्पेन कहता है हमारा है। अब दोनों ने क्या किया है कि अ, इन्होंने एग्रीमेंट किया कि दोनों मिलके इसको चलाते हैं। ठीक है, दोनों, एक बंदा आप मुंतखब करेंगे, एक रूरल, और एक हम करेंगे। वो आपस में मिलजुल के आराम से कोऑपरेशन के साथ जो ना इसको चलाएंगे। तो आज तक एंडोरा मॉडल उनका सक्सेसफुल किया गया है, और आज भी वो इस तरह से करते हैं, एक वो चुनते हैं, एक वो चुनते हैं, और पीसफुली वो जो है ना। तो एंडोरा मॉडल ने भी ये सजेस्ट किया कि एक इंडिया वाले वो उसको रूरल को सिलेक्ट करे, और ये एक पाकिस्तानी, और मिलजुल के ना वो उसको चलाएं। तो इस पे भी अमल नहीं हुआ। ठीक है, एंडोरा मॉडल भी फेल गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट कश्मीर ये भी आया कि छोड़ दे इंडिया, छोड़ दे पाकिस्तान, छोड़ दे चाइना, इनको इंडिपेंडेंट करते हैं और ये अपनी हुकूमत खुद चलाएं।
तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है, ना पाकिस्तान को ना इंडिया को। उसके बाद यूएन का भी आया था ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करें, लेकिन मुशर्रफ का प्लान बहुत जो ना बेस्ट गया। मुशर्रफ ने जो प्लान दिया था 2006 में, और मुशर्रफ के प्लान के लिए कहा था किसने, मनमोहन सिंह ने, इट वाज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑन कश्मीर, द बेस्ट सॉल्यूशन ऑन कश्मीर वाज मुशर्रफ प्लान। अब मुशर्रफ ने क्या प्लान दिया था कि कश्मीर को किस तरह से, तो जी सुनते हैं आप मुशर्रफ साहब की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता से डीमिलिटराइज करें रीजन को। डीमिलिटराइज यानी कि फौजें निकाले, इंडिया भी निकाले, पाकिस्तान भी निकाले, डीमिलिटराइज हो गया रीजन। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल करें, जो हुकूमत है उनको जो ना सेंट्रलाइजेशन करें, यानी कि फेडरल हो वहां का, कोई जो बीच वाली हुकूमत हो वो जो ना, यानी कि इस तरह से इंडिपेंडेंट वाला सिस्टम था ना कॉन्सेप्ट, कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह की ऊपर कोई असेंबली होगी, अथॉरिटी होगी, वो उनको चलाएंगे। उसके बाद फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल करें, इंडिया के लोग भी ट्रेवल करें फ्री, पाकिस्तान के लोग भी ट्रेवल करें फ्री, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हो, और फिर ट्रेड करें इसके साथ, कश्मीर के साथ ट्रेड करें। और उसके बाद कुछ ईयर्स तक ऐसा सिस्टम चलाएं, उसके बाद कोई बैठ के सॉल्यूशन पे बयान करें, कोई सोचे फिर परमानेंट। यानी ये इसने फिलहाल जो ना फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक मुद्दत के लिए ऐसा चलाएं, उसके बाद देखें कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर प्यार मोहब्बत के साथ कोई सॉल्यूशन निकालें। तो मनमोहन साहब को भी ये पसंद था, लेकिन जब कोई अच्छी चीज होने जाती है तो फिर जो अदर फोर्सेस हैं कोई ना कोई दंगे फसाद कर देते हैं और वो फेल हो जाता है। तो मुशर्रफ का प्लान भी जो है ना फेल हुआ था। अब आजकल 21st सेंचुरी में क्या स्टांस है, क्या स्टांस है कि अ, इंडिया का, इंडिया अब शिमला एग्रीमेंट पे तुला हुआ है। शिमला हम कहते हैं कि क्यों नहीं कोई जो ना वो चाइना क्यों नहीं है सॉल्व करवाता, ट्रम्प साहब क्यों नहीं सॉल्व करवाता। अब अगर थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्वमेंट करती है बीच में, तो इंडिया वाले कहते हैं शिमला में जो हमने कहा था, क्या कहा था हमने शिमला में, कि बायलेटरली कोई हम थर्ड सॉल्व पार्टी। करें। हाँ, बायलेटरली हम सॉल्व करेंगे, तो किसी थर्ड पार्टी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप। और ये बायलेटरली दोनों आपस में उनकी बन नहीं रही। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं 21st सेंचुरी में। इसमें जो अभी रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, थोड़ी बहुत उस पर बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अक्टूबर 1949 में एक आर्टिकल डाला गया 370। अब 370 आर्टिकल क्या था, कि ऑटोनोमी दी गई, खुद मुख्तियारी, खुद मुख्तियारी, कि आपको ऑटोनोमी है, खुद मुख्तियारी है भाई, किस बात की, कि आप अपने कानून आप बनाएं, यानी कश्मीर वाले, कश्मीर की असेंबली होगी, वहां का प्रेसिडेंट होगा, उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, वहां का उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका अपना फ्लैग होगा। ये सारी चीजें 370 आर्टिकल ने उनको दी। लेकिन कुछ जो है ना वो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो फ्री नहीं है कि आप अपने कवानीन बनाएं, किसमें डिफेंस का मसला हो, फौजियों का, उसमें आप अपनी वो नहीं कर सकते। फाइनेंस का हो तो फाइनेंस में नहीं, फॉरेन अफेयर्स हो, ये तीन जो है ना वो उसने बार की थी, कि ये चीजें हम इंडिया ही डील करेगा, बाकी आपकी टेरिटरी है, आप जिस तरह से चलाएं होगी हमारे कंट्रोल में। ठीक है, बाकी आप खुद मुख्तियार हैं। तो ठीक था, उन्होंने ये 370 किया। उसके बाद एक और जो है ना दिया गया, कौन सा, वो था 35A। 35A को इनकारपोरेट किया गया, इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 में। अब 35A ने क्या किया, कि आप परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन करें, परमानेंट
कि कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन है। तो इस आर्टिकल के तहत उन्होंने क्या बनाया रूल कि जो कश्मीर के हैं वो कश्मीर के होंगे। अब कोई बाहर का आदमी जो नॉन कश्मीरी होगा उसको ये हक नहीं होगा कि आया के यहाँ पे लैंड परचेज करे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे शादी करे। ठीक है, इस तरह की इन्होंने लेजिस्लेशन की। ये जो आर्टिकल 35A था उसके अंडर कि कोई भी इंडियन, कश्मीरी नहीं, जो कश्मीरी नहीं है इंडिया का है, वो लैंड परचेज नहीं कर सकेगा, और वो यहाँ पे शादी नहीं कर सकेगा, और वो यहाँ पे सेटल नहीं होगा। क्यों क्यों? क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी हैं। अगर ये यहाँ पे आके जमीनें परचेज करने लगे तो फिर तो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी ना। फिर तो एक जमाना आएगा जिसमें हम मिनॉरिटी में चले जाएंगे और वो अक्सरियत में चले जाएंगे। ऐसा ही शादी से भी ऐसा ही होगा। तो लिहाजा ये हम प्योर परमानेंट रेजिडेंट होंगे तो यही होंगे। अब मोदी साहब की हुकूमत आई तो मोदी साहब ने 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को इन दोनों को रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, यानी जबरदस्ती। अब वहां की असेंबली खत्म, अब वहां का ये जो था, और उसके बाद बहुत सारी सेटलमेंट शुरू हुई है। लोग आके बसने लगे हैं कश्मीर की वैली में, कश्मीर कश्मीर के रीजन में। तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या मोदी का क्या वो है, प्लान है कि मैं इसकी डेमोग्राफी ही चेंज कर दूंगा। कि एक जमाना आएगा कहेंगे कि यहाँ पे तो मुसलमान थे ही नहीं, और जबरदस्ती उनको जो जिन्होंने जो पॉलिटिशियंस इनके खिलाफ उठे तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, और बहुत सारी बातें जो आप लोगों के सामने गुजरी हैं, आपने मीडिया पे देखा होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कश्मीर इशू समझ में नहीं आया होगा। चले, नहीं आया होगा। ठीक है, थैंक यू।